हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे। जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो मैथ्स का कंपोनेंट में हमने लास्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2023 के। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का फर्स्ट सेट, क्योंकि इससे पहले मैंने मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज रीजनिंग का फर्स्ट सेट डिस्कस करेंगे, जूनियर असिस्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चन। ये जो मैं सेट डिस्कस कर रहा हूँ ये 2023 का है, ठीक है। इसमें आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आए थे। आज आप यहाँ पे देख लेना, एक एनालाइज करना क्या लेवल है क्वेश्चंस का, कितने टफ थे क्वेश्चंस। और ये पेपर आपको ओएमआर बेस्ड रहा था। 2022 तक हमारा जो पेपर था, 2022 को जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एनालाइज किया था किस टॉपिक में कितना वेटेज, कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। वहां पे हमने ये देखा था 2022 के जो क्वेश्चन थे वो सीबीटी बेस्ड थे, और उसमें एक ही साल में 5 शिफ्ट्स आई थी अलग अलग, ठीक है, वो नहीं। उसके बाद 2023 2024 दोनों को हमारे ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये जो आपका एग्जाम होगा, जो जूनियर असिस्टेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन आउट है, जब भी एग्जाम होता है ये भी आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई कैसा लेवल रहेगा आपका, टफ हो सकता है, इजी हो सकता है। तो वो आपने आज देखना है यहाँ पे रीजनिंग का, ठीक है। बाकी आपने जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए, कमेंट करते रहिए, एटलीस्ट मुझे रहे कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या डाउट नहीं आ रहा, जो भी है, ठीक है। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर जितना आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ये बड़ा डिटेल में कर रहे हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। मुझे पता है इतना टाइम नहीं होता, तभी जिन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा कम टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मैंने वो भी बताया है, और जिस पे आपको करना ही थोड़े लेंथी वे से वही आपको करना पड़ेगा वहां पे, उसके शॉर्ट कुछ नहीं है। और देखिए जब चीजें समझाई जाती है तब ज्यादा टाइम लगता है, जब आपको समझ आओ और आपने ऑलरेडी अपने एंड से करना है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं समझाने में टाइम, मुझे समझाना है तो मुझे टाइम लगेगा। आप अपने एंड पे अगर करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, अब मैं ये कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को, मैथ्स के क्वेश्चन को, पहले जो ट्रिक हो, अगर ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करवाया जाए। देन उसके बाद जिस स्टूडेंट ने लेंथी वे से समझना है या थोड़ा जो ट्रेडिशनल वे होता है उस तरीके से समझना है तो उस तरीके से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जिनको वो नहीं देखना वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि शायद एक और स्टूडेंट का कमेंट था रिलेटेड टू, पता नहीं किसी क्वेश्चन था क्या जनरल कमेंट था उनका, कि आप एक्सप्लेन करो सारा तरीका। वो एक्सप्लेन होगा, बट पहले मैं ट्रिक बता दूंगा जिस क्वेश्चन की, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी ठीक है, आप देखिए आज आज का वीडियो सेम वही बात, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने एंड पे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये एनालाइज करेंगे कि आपसे कितने टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। रीजनिंग का ये 2023 का सेट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2023 का ये पीवाईक्यूज है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आए थे आपके रीजनिंग। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये जो चैप्टर है ये आपको पता ही है नंबर सीरीज का चैप्टर, और नंबर सीरीज में दो सब टॉपिक्स आते हैं, एक मिसिंग सीरीज और एक आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन जो आया आपको कहां से आया हुआ है, रॉन्ग नंबर सीरीज से आया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि भाई इस पूरी सीरीज में ये जो नंबर की सीरीज दी है कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी किसी भी सीरीज को फॉलो नहीं करता या वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपने देना है। वीडियो को पहले पॉज करिए, अपने एंड पे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, अगर आप देखते हैं, अज्यूम करें कि स्क्वायर, हम मानते हैं ये कि स्क्वायर की तरफ चलते हैं, क्यूब का तो ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्यूब की बात करें 216 हो गया, 343 हो गया, डायरेक्ट 512 चला जाता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। बट ऐसे सिमिलर आपको कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो मतलब ये क्यूब का क्वेश्चन नहीं है। आप स्क्वायर में जाइए, स्क्वायर में जब जाओगे तो आप देखिए 14 का स्क्वायर आपको पता, मैं यहां से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि उसके कंपेयर में मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि उसके आसपास कितने जो नंबर्स हैं उसके आसपास हैं। जैसे 196 के अराउंड कोई नंबर है यहाँ पे, कोई नंबर इतना खास नहीं, बट इतना ज्यादा नजदीक भी नहीं है, अप्रॉक्स इसके पास भी नहीं है। 15 का देखेंगे 225, 16 का देखेंगे 256। इसी तरह अगर आप आगे चेक करेंगे और इसको एनालाइज करिए तो ये स्क्वायर का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, और साथ में मैंने ये भी चीज, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे या फिर आपने जिससे भी पढ़ा होगा, उन्होंने आपको ये जरूर चीज बताई होगी, एक स्टेप मेथड होता है जो आपका कंपैरेटिवली हर क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ आए
तो आप स्टेप मेथड लगाइए, ठीक है। स्टेप मेथड का मतलब होता है कि आप डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। जैसे 286, 310 और 294, ये आपके पास एक सीरीज। अब डिफरेंस निकालिए इन दोनों का, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जब डिफरेंस निकालोगे 28 और 36 कितना हो गया, 64, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे 28 और 21 कितना हो गया, 49। इसका डिफरेंस निकालेंगे 14 और 21 हो गया 36। 14 और 21 36, सॉरी 36 नहीं आएगा इसमें, 14 और 21 हो गया 35, ये 35 हो गया, ठीक है। और इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 14 और 10 24, और इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे ये कितना बनेगा, 16, ये आ गया। अब देखिए ये जो नंबर है आपसे फेमिलियर है। अब आपको पता है जो 64 होता है ये 8 का स्क्वायर होता है, 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, और ये 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। अब बच गए ये दो नंबर। अगर 8 7 यहाँ पे 6 होता, 5 होता, देन ये सीक्वेंस पूरा कंप्लीट होता। 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आता बेटा, 36। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है आपका रॉन्ग है। अगर बेटा ये नंबर रॉन्ग है तो आप देखिए ये नंबर किन दो नंबर्स का डिफरेंस है, वो इसका और इसका डिफरेंस है। और आपको ये अच्छे से पता है कि ये नंबर कभी गलत नहीं होगा। ये इसलिए गलत नहीं होगा, अगर ये गलत होता तो ये नंबर भी रॉन्ग होता आपका। इसका मतलब ये नंबर सही है, तो फिर नंबर कौन सा रॉन्ग है, 286 रॉन्ग है ना। इसके गलत होने की वजह से यहाँ पे डिफरेंस भी आपका क्या आया, गलत आया हुआ। और जब आप इसको इंक्रीज करोगे 285 करोगे, देन इसका डिफरेंस आ जाएगा 36, और 85 करने पे इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, 25। तो ये पूरी सीरीज आपकी सही बन जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 286। मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसको अपने एंड पे करेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के चैप्टर में देख लीजिए आपको दो क्वेश्चंस आए, मतलब इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज का 100% दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये शायद मैंने, जब मैं यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो भी बनाई हुई है PYQ की, वहां पे भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, तो शायद मुझे लगता है यही इसी पेपर का मैंने उठाया होगा, या फिर किसी और सेम क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी आया हुआ है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से आपको वो नहीं लेना कि भाई पॉइंट्स में आ गया कैसे कैलकुलेशन होगी, ऐसी कोई बात नहीं, इजीली है, इजी है ये। अब देखिए 234, पहले ये यहां से डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज इस ऑर्डर में चल रहा है ये आपको सीरीज। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो सकता है, या प्लस माइनस होगा, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। अब आपने ये रिलेशन फाइंड करना है। 234 और 117 में क्या रिलेशन है, ये एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 2 है। 234 को जब आप डिवाइड करोगे, 234 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो बेटा आंसर आएगा 117, ये एग्जैक्ट आएगा। अब 17 में क्या करोगे, 351 आएगा, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 351। डन। तो अब आपको यहां पे कुछ समझ आएगा, पहले डिवाइड 2 करना, फिर मल्टीप्लाई 3 करना, फिर इसमें अगर आप देखोगे डिवाइड 4 होगा, इसमें आप मल्टीप्लाई 5 होगा, देन इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 हो जाएगा। तो जब 438 को 0.75 डिवाइड 6 के साथ करोगे, तो बेटा 6 7 जार होता है 42, कैरी गया 1, 6 3 जार 18 होता है 0.6, 1 जार 6 होता है, कैरी गया 1, 6 2 जार 12 होता है, कैरी गया 3, और 5 जार 7, 3.125 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चले नंबर सीरीज में दो क्वेश्चंस आए, एक रॉन्ग का और एक मिसिंग का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जूनियर असिस्टेंट का क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो गई है, हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्डेड रेगुलर टेस्ट रहेंगे आपके, जो सेक्शनल टेस्ट रहते हैं आपके यहाँ पे, मटेरियल आपको मिलेगा आपके सिलेबस। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बिल्कुल आउट नहीं हुआ है। जो नोटिफिकेशन आई है वहां पे क्लियरली मेंशन है कि सिलेबस आपको सेपरेटली आपको नोटिफाई किया जाएगा, बिल्कुल आप, लेकिन हम ये लेकर चलते हैं कि जेके एसएसबी के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम का जो उन्होंने सिलेबस डाला हुआ है और जो अब नया सिलेबस आएगा वो 50% का डिफरेंस आएगा, नहीं। अगर चेंज होगा भी ना तो 80-90 सेम रहेगा, 10-20% आपका चेंज होगा। तो फिलहाल जो 80-90 हम पढ़ा रहे हैं वो कॉमन सिलेबस है, और वो किसी भी चैप्टर में आप कोई भी रिक्रूटमेंट में आप बैटरी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको हेल्प करेगा।
तो ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस आउट हुआ नहीं, आपने कैसे लॉन्च कर दिया, ये मत सोचकर अपना टाइम वेस्ट करें। या अगर आप सोच रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करें अननेसेसरी, बेटर है कि आप पढ़ना स्टार्ट करें, जहां मर्जी से पढ़ें, जैसे आपको लगता है सेल्फ स्टडी करें, जो भी करें। बट हमारे यहाँ पे हमने ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को हमारी फैकल्टीज का समझ आ रहा है, आप वहां पे कुछ वीडियोस ओपन रखी हुई है, हर कंपोनेंट की वीडियो भी ओपन है, आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। तो आप वहां पे ये ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स हमारा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ्स में आपको मटेरियल मिलेगा जो अपडेटेड होगा, टेस्ट रहेंगे, क्लास टेस्ट रहेंगे और वीडियोस आपको रहेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपको डायरेक्टली मेंशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अ मैन goes 5 kilometer east, then he turns right and goes 4 kilometer, then he turns left and goes 5 kilometer, which direction is he facing now? अगर आपने कभी मेरी वीडियो देखी होगी, कभी भी देखी, तो मैं वहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाता हूं ये मैं आपको बताता हूं कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। पहला टर्न उसने कौन सा लिया, पहले आपने वो डायरेक्शन लिखनी है जिस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया है। तो किस डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट किया उसने, ईस्ट पे। डिस्टेंस यहाँ पे नहीं आपने काउंट करना है, क्यों, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो डिस्टेंस का नहीं पूछा हुआ, कितना फार है क्या है, उसने ये पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तब आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली करवा रहा हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन पे देख रहे हैं। उसके बाद आपने सारे टर्न्स लिखने हैं, पहला राइट टर्न, उसके बाद क्या लिया उसने, लेफ्ट टर्न लिया, पहला राइट देन उसके बाद लेफ्ट टर्न किया, दो लिए टर्न, और देन आपने फाइनली बताने किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। तो बेटा एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल होता है, अगर आपको ये पता होगा, अगर आपने कभी रीजनिंग पढ़ा होगा, हो सकता है जहां से भी आपने पढ़ा उसने ये आपको समझाया हो, उन्होंने भी आपको ये समझाया होगा, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। जब आप एक राइट टर्न करते हैं 90 डिग्री, फिर लेफ्ट टर्न करते हैं, आप सेम पोजीशन को फेस करते हैं, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो फाइनली आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, वापस ईस्ट। और अगर जिन बच्चों को ये नहीं समझ आया, डायरेक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पर्सन खड़ा है, मैन जो है वो यहाँ पे खड़ा है, 5 किलोमीटर किस तरफ जाने की कोशिश कर, किस तरफ चला वो, ईस्ट की तरफ। अब देखिए आपको अगर इजी लगता है तो यहां से ऐसे कर लीजिए, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो इस तरह कर लीजिए, 5 किलोमीटर वो चला, अभी वो ईस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहा है, देन ही टर्न्स राइट। जब आप ईस्ट की तरफ फेस करते हैं आपका राइट साउथ की तरफ होता है, डाउन। जब आप नीचे देखेंगे कितना किलोमीटर चलेंगे, 4 किलोमीटर अप्रोक्स ले रहे हैं हम डिस्टेंस, थोड़ा सा कम लीजिएगा 4 किलोमीटर। अब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट। जब आप साउथ की तरफ फेस करते हैं, आपका फेस अगर साउथ की तरफ है तब आपका लेफ्ट इस तरफ होता है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये आ गया 5 किलोमीटर यहां पर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर। अब आपको वो पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, फेसिंग नाउ पूछ रहे हैं बस। तो अगर वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये जिस तरफ ये एरो पॉइंट कर रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फेस करने पे, जिस भी डायरेक्शन में आपको पूछा जाए वहां पे प्लस का साइन डालिए आप, और अब देखिए ये एरो किस तरफ फेस कर रहा है, किस तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो बेटा आपका आंसर आएगा ईस्ट की तरफ, वही पहले से भी वही आंसर आया था, अब भी यही आया, ये ऑप्शन बी, ठीक है। जिसको आपको अगर पहला मेथड समझ आ गया, दूसरा आपको लग रहा है ये करने की जरूरत है, तो बेटा मत करो। ये जरूरी नहीं कि मैं सबको एक ही, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको वो समझ आ रहा है, कुछ को ये समझ आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है, सर अननेसेसरी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, देखिए सभी को देखना होता है, ऐसे मैं करवाऊंगा तो ये शायद मैं बड़े, मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज्यादा, मैं सीधा ड्रॉ करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो वो फायदा नहीं, सबको समझ आनी चाहिए, उसका फायदा है, ठीक है। अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम, किसके वेस्ट में, एम के वेस्ट में, वेस्ट में कौन है, सिटी डी है। अब एम को प्लेस करो कहीं पे, एम को मैंने ये प्लेस कर दिया, अब ये रेफरेंस में है, अब एम को रेफरेंस पे रखकर डायरेक्शंस बताओ सारी। एम अगर यहां पे बोला सिटी डी जो है वो एम के वेस्ट में है, तो एम का वेस्ट क्या होगा बेटा, इस साइड। देखिए ये होता है ऐसे डायरेक्शन, जब आप कॉपी में ड्रॉ करोगे, नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो जब एम को मैंने प्लेस किया, इट मींस जब भी किसी पर्सन को प्लेस करना है वो सेंटर में प्लेस करना होता है। और अगर मैं सिंगल डॉट डाल रहा हूं, इसका मतलब यही है कि मैंने सेंटर में प्लेस किया हुआ है उसको। अब यहां से वेस्ट इस साइड है, तो वेस्ट इस साइड होगा, कौन सी आ गई, सिटी, ये आ गई जी डी, मैं डी लिख रहा हूं, सिटी डी है ये, ठीक है। सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ सिटी डी,
डी के साउथ में है, डी के साउथ में कौन है, सिटी आर है, ये डी है, डी के साउथ में बेटा है सिटी आर। अब आ जाइए नेक्स्ट, इफ सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, अब रेफरेंस में कौन है, आर है, आर के ईस्ट में है, ईस्ट में कौन है, के, तो अगर ये आर है और आर के ईस्ट में कौन होगा, के, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे के। अब देखिए ये मैंने ज्यूम किया, आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे ले सकते हैं, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रखा है सबको, ठीक है। जब आपको समझ आ जाएगा आप इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे, यही जब उन्होंने मेंशन नहीं किया डिस्टेंस, तो अननेसेसरी किसी को ज्यादा डिस्टेंस में रखना, किसी को कम में रखना, वो फायदा नहीं, इक्वल डिस्टेंस में रखो सबको, ठीक है। अब पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज सिटी के, किसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं, सिटी के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटी डी के। अब डी के रिस्पेक्ट में आपको किसकी डायरेक्शन पूछ रहे हैं, सिटी के की पूछ रहे हैं, तो अगर डी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, डी पे करिए प्लस का साइन मार्क और बताइए सिटी के की क्या डायरेक्शन है, वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस कर, साउथ ईस्ट की उसकी वहां पे वो लोकेट कर रहा है, समझ आ गया। सिंपल क्वेश्चन, आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, मुझे लग रहा है ये चारों क्वेश्चन जो है ज्यादा टाइम का भी नहीं है, आप आराम से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है और क्वेश्चन थर्ड है ये डायरेक्शन से, वापस क्वेश्चन थर्ड किससे है, डायरेक्शन। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन और डायरेक्शन से आपको कितने दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। बॉय फर्स्ट गोज इन साउथ डायरेक्शन देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल फॉर सम डिस्टेंस मेंशन नहीं है। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड मूव सर्टेन डिस्टेंस, एट लास्ट ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स अगेन फॉर सम डिस्टेंस, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको करवाया ना डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है वैसे। अब इसमें डायग्राम मत बनाइए, सबसे पहले मेंशन करिए किस डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू किया उसने, साउथ, लिख दिया साउथ। बाकी जितने भी टर्न्स है आपके क्वेश्चन में सारे टर्न लिखो, लेफ्ट तो ये आ गया लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट तो ये आ गया राइट, फिर उसके बाद आ गया लेफ्ट तो ये आ गया बेटा लेफ्ट। बस ये 3 डायरेक्शंस लिए उसने साउथ टर्न करने के बाद। अब एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल होता है तो बचता है एक लेफ्ट। अब एक लेफ्ट क्या मतलब, साउथ का एक लेफ्ट, जब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो साउथ का लेफ्ट, सिंगल लेफ्ट लेना है आपने, तो सिंगल जब आप लेफ्ट लेंगे, जब आप साउथ की तरफ फेस करेंगे आपका लेफ्ट ईस्ट की तरफ होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो एक्चुअल में इतने टर्न्स लेने के बाद आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आ गया ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एक लेफ्ट है क्या, 2 लेफ्ट आएंगे क्या होगा, 3 लेफ्ट आएंगे तब क्या होगा, बट वही है कि फिर आधे स्टूडेंट्स को लगता है सर बहुत ज्यादा हो रहा है। बाकी अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका कमेंट ज्यादा होंगे कि ज्यादा एक्सप्लेन करो, देन मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर वो अननेसेसरी सबको लगेगा ये इतना इजी है, क्योंकि आपको आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, इतने टफ भी नहीं है कि आपको ना आते हो, ठीक है। कुछ समझना होगा आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बताओ, कमेंट ही एक हमारी इंटरेक्शन का सोर्स है। बस आप मुझे कांटेक्ट अगर कर सकते हैं तो थ्रू कमेंट्स कर सकते हैं, आप वहां से मेंशन करेंगे जो, तो मैं वो जरूर 200% आपकी क्वेरी नेक्स्ट डे लूंगा और मैं कंसीडर भी करूंगा उसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया बेटा कोडिंग एंड डीकोडिंग का, कोडिंग एंड डीकोडिंग का। कोडिंग और डीकोडिंग में आपको डिफरेंट टॉपिक्स हैं, नंबर कोडिंग आता है, उसके बाद लेटर कोडिंग आता है, वर्ड कोडिंग आता है, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और मिक्स्ड कोडिंग आता है। ये कोडिंग का जो चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है, ये लेटर कोडिंग का है। इसमें क्या है, इन्होंने बोला एक लेटर वर्ड है आपके पास क्लॉक, उसका कोड है XOLXP, ये कोड है उसका। आप बताइए कि आपने डिकोड करना है, मतलब कि ये वर्ड का जो ये कोड आया इसको डिकोड करना है, कैसे ये लिखा गया ये डिकोड करना है आपने, ठीक है। और फिर जैसे आप जो डिकोड करोगे जो पैटर्न होगा वो सेम पैटर्न आपने इस वर्ड पे लगाना और आपने आंसर करना, समझ आया। अब देखिए बेटा, अब जिसको आता है, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, उसको बड़े क्लियरली यहाँ पे दिखेगा सी का ऑपोजिट होता है एक्स। अब आपने ऑपोजिट्स पढ़े होंगे, ए का ऑपोजिट होता है जेड, बी का ऑपोजिट होता है वाई, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू। इसके निमोनिक्स भी आते हैं याद करने के लिए, अगर आपको याद होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा। सी का ऑपोजिट एक्स, एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, सी का ऑपोजिट एक्स, के का ऑपोजिट पी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी। अब आपको लोटस पे ये क्या करना है, सेम पैटर्न लगाना है, एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट एल, टी का ऑपोजिट जी, यू का ऑपोजिट एफ और एस का ऑपोजिट एच, ओ एल जी एफ एच, ओ एल जी एफ एच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस किए, 6 के 6 इजी क्वेश्चंस है। मतलब ये 6 के 6 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 5 मिनट के अंदर होने चाहिए, यहाँ पे 5 मिनट होने चाहिए इन 6 क्वेश्चंस को, आराम से होते क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब देखिए वापस एक क्वेश्चन आया कोडिंग और डिकोडिंग का, सेम मतलब कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चंस आ गए अभी तक। ठीक है, अब बोल रहे नीता, नीता इज रिटन एज MVVI और G और Z। अब आपको बताना है कि भाई डिकोड करना है, सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन डाला हुआ है, N का ऑपोजिट M, E का ऑपोजिट V, E का ऑपोजिट V, T का ऑपोजिट G और A का ऑपोजिट Z। मतलब एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चन डाले इन्होंने ऑपोजिट्स के। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। I, ये लिखिए I का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, I का ऑपोजिट R, एक Z का ऑपोजिट A, H का ऑपोजिट क्या आ गया बेटा आपको I। रश्मि, रश्मि ये आ गया रश्मि, रश्मि आपका ये तो सामने इन्होंने लिखा हुआ रश्मि, वंदना, काजल, शीला, ऐसा तो चलिए ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, आराम से आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको 2 ही क्वेश्चंस आए, अभी तक 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि एटलीस्ट आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये आप आराम से क्लियर कर भी सकते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में एक टाइप आती है पॉइंटिंग, और पॉइंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है ब्लड रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आती है। अगर अच्छा क्वेश्चन डालना है तो पॉइंटिंग से डालना, वो अच्छा क्वेश्चन बनता है उससे। ठीक है, अब देखिए पॉइंटिंग में हमने करना है इसको। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ राजेश सेड। अब मैं इसको ऐसे करवाता हूं, आप जैसे भी करते हैं वैसे ही करिए, जिस तरह आपको करने की आदत है, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, मुझे देखकर चेंज मत करना, अपने एंड से सॉल्व करिए। ठीक है, राजेश सेड, और अगर आपको ये समझना है पॉइंटिंग का तो मेंशन करना, फिर ये होगा कि मैं थोड़ा क्वेश्चंस को अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पॉइंटिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे सॉल्व करवाता हूं, अगर इनकेस आपको पॉइंटिंग समझ नहीं आती तो। ठीक है, अब देखिए राजेश सेड, अब मेरा करने का तरीका ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं ये सेंटेंस, इसको मैं लास्ट से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे राजेश बात कर रहा है, जो बात कर रहा होता है मैं उसको लिखता हूं, फिर लिखता हूं लास्ट से माई। अब जो बात कर रहा है वो माई अपने लिए लगा रहा है, तो कह रहा है मेरी वाइफ, कह रहा है मेरी वाइफ, तो ये आ गई राजेश की वाइफ। ठीक है, और जब इज आ जाता है, इसके बाद मैं एंड से नहीं पढ़ता, फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग से देखता हूं, फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। ठीक है, अब ये तरीका है, अगर आपको लग रहा है ये टफ तो आप अपने एंड से करिए, अगर आपको लगेगा इजी तो बताना, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा अलग से। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को पढ़िए, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर। हर किसके लिए लगाया है, जिसको वो पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे एक राजेश है और एक ये हर किसके लिए लगा रहा है राजेश, इस वुमन को जिसको वो पॉइंट कर रहा है। कह रहा है कि द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी किसकी, इस हर की, ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी। अब मुझे बताइए ये हर कौन है, ये वुमेन, तो वुमेन मैंने यहां पे लिखा वुमेन। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये माइनस यही तो वुमेन नहीं है, नहीं, अगर ये होगी भी तब भी हमने इसको सेम नहीं बताया, हमने अलग से रखना है वुमेन। अब ये वुमेन आ गया, हर किसके लिए लगाया, वुमेन के लिए, क्योंकि वुमेन को वो पॉइंट कर रहा है, कह रहा है हर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी। अब ग्रैंडफादर अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रैंडफादर पैटर्नल भी होते हैं मैटरनल भी होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन्होंने कि पैटर्नल है या मैटरनल है, तो मैंने अभी ग्रैंडफादर का ये रखा है ना, यहाँ पे पैटर्नल भी हो सकता है और मैटरनल, मतलब पापा के पापा भी हो सकते हैं और मम्मी के पापा भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर तो पता है ना वो मेल है। अब कह रहे हैं इसकी इकलौती बेटी, जब इसकी इकलौती बेटी आ गई ना, तो फिर आपने क्या करना है, यहां पे मान लेना है कि ये बेटी है, इसी की बात हो रही, अलग से भी बना सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ओनली डॉटर का मतलब ये होता है कि इकलौती बेटी, ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही बच्चा। ओनली डॉटर का मतलब होता है इकलौती बेटी, बेटी दूसरी नहीं होगी बट बेटे हो सकते हैं। तो मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ पे मेल को ड्रॉ करके यहाँ पे ओनली डॉटर इसको बना देता, बट मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे रूल होता है कि भाई ब्लड रिलेशन में जब आप ट्री ड्रॉ करते हैं कि भाई अननेसेसरी रिलेशंस को एक्सटेंड नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे बना दी इसकी बेटी, हर ग्रैंडफादर ओनली डॉटर, ये आ गया। ठीक है, अब कह रहे अब पढ़िए यहां से, अब आपने ये भी अलग डायग्राम बना दी और ये भी अलग बना दिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक भी बना दी, और ये वाली डायग्राम आपने ये बनाई है और यहां से लेकर ये वाली है,
हो सकता है कि आपको लगे सर ये बड़ा सिंपल है और हो रहा है तो आपने पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन बेटा ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं इसलिए करता हूँ कि अगर आपसे इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आएगा ना, मैं तब भी यही मेथड यूज करूंगा, तब बड़ा इजी लगेगा। तो इसीलिए मैं मेथड को चेंज नहीं करता, चाहे इजी हो या फिर टफ हो, एक ही मेथड से रखूंगा। हो सकता है कि आप शायद मुझसे जल्दी आप सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है, इजी भी है ये हालांकि। तो अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट मतलब इस डायग्राम और इस डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए मुझे कॉमन रिलेशन चाहिए। और कॉमन रिलेशन कैसे फाइंड करना, आप देखिए, द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर इज माई वाइफ। अब अगर आप इस पूरे सेंटेंस को समझेंगे तो ये जो ओनली डॉटर और ये जो वाइफ है ये दोनों सेम पर्सन है। अगर ये दोनों सेम है, ये थी ओनली डॉटर और बेटा ये थी वाइफ, तो ये वाइफ और ये अगर दोनों सेम पर्सन है, ये ओनली डॉटर और ये वाइफ अगर दोनों सेम पर्सन है तो इसका हस्बैंड राजेश है, तो मैंने इसका हस्बैंड बना दिया कौन, राजेश। अब पूछे हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दैट वुमन, राजेश क्या लगता है इस वुमन का, क्या लगा, इसकी मदर और इसके ये कौन हो गए, फादर। तो आपका आंसर आएगा फादर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है ये आपको लगे कि ये बड़ा लेंथी करवा रहे हो सर, पर ये जब मैं लेंथी क्वेश्चंस अगर मैंने आपको पॉइंटिंग पढ़ाया, अगर आप प्रीवियस जाके कहीं सर्च करेंगे ब्लड रिलेशन को, अब आप पॉइंटिंग देखिए, टफ से टफ क्वेश्चन भी इस मेथड से बड़ी इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है, बस आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमें पता है कि भाई नाइब की जो वैकेंसीज आउट हुई थी उन वैकेंसीज पे अभी हेयरिंग चल रही है ना, जेकेपीएसआई का जो पेपर होने वाला था वो पेपर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी जो आने वाली वैकेंसीज जो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक ही नोटिफिकेशन है, जो होप है वो है जूनियर असिस्टेंट की, और वो भी अभी नोटिफिकेशन आउट हुई है 20 से, उसके फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हो सकता है कि उसको टाइम लगे या फिर कुछ भी है, कब पेपर होना है मैं कह नहीं सकता। तो अभी हमारे पास आगे कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसकी हम प्रिपरेशन करें, स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने ये कोशिश की है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहा है या फिर लास्ट ईयर में है या फिर वो सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट से गवर्नमेंट की तरफ स्विच हो जाएं, प्रिपरेशन करें कुछ भी, हम क्या कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बैच चलाते हैं। फाउंडेशन बैच ये रहता है, जैसे यूपीएससी में एक फाउंडेशन बैच रहता है कि अगर आपको यूपीएससी का अपियर होने वाले हैं आप 2026 में, तो आप एक 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, 2025 में स्टार्ट हो जाता है, 2026 तक चलता है वो प्रोग्राम, कि आप उसमें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, फिर देन बुक्स को फॉलो करते हैं, देन अपनी प्रिपरेशन टेस्ट वगैरह सब करते हैं, क्योंकि हमें पता है उसका एक लेवल होता है। लेकिन बेटा अगर उसका लेवल है तो अब जेकेएसएसबी के जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसका लेवल भी अच्छा है, उसमें कंपटीशन भी है, बट जेकेएसएसबी में बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप अगर आराम से ये बैठकर सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब नोटिफिकेशन आएंगी तब स्टार्ट करेंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि बड़े सारे स्टूडेंट उससे पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो चुके हैं। वो जो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए, वो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे है। तो आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि वैकेंसीज आउट होंगी, देन उसके बाद हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना, तो फिर बेटा बहुत लेट हो। फिर एटलीस्ट ये सोचो कि आप उस रिक्रूटमेंट, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बड़े कम। मैं ये नहीं बोलूंगा ना कि शायद हो सकता है कि आप कम टाइम में बहुत एफिशिएंटली आप पढ़ लें, सब कुछ आपका कवर हो जाए, बट याद रखिए बेटा कि बड़े ज्यादा चांसेस है फिर भी लिस्ट में आने के। आपके अलावा बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, और जो एक एक नंबर से फेल हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, वो तो उसको रिवीजन करनी है वापस से, वो तो बड़े आगे आपसे, ठीक है। आपने पढ़ना है, रिवीजन करनी है, बड़ा कुछ करना है आपने, ठीक है, गलतियां करनी है, तो ये चीजों के लिए इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो एक हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जितने भी जहां से भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, अभी आने वाला टाइम भी विंटर्स का है, कोई इतना टफ भी नहीं है। अगर आप कहीं बाहर के हैं, जम्मू डिवीजन से नहीं है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो आप आकर भी इस दौरान पढ़ सकते हैं, क्योंकि विंटर का टाइम है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, स्टूडेंट एसी की जरूरत नहीं होती, उतना कुछ खर्चा नहीं होता, चलो खाना पीना तो वो तो है ही है, ठीक है। तो बट आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो नाइब का आगे अपकमिंग है, ठीक है, पटवारी का हो, जेकेपीएसआई का जो आगे वैकेंसीज आनी है, कांस्टेबल का हो, गवर्नमेंट टीचर हो, फाइनेंस अकाउंट, ये सारे जितने भी एग्जाम्स हैं ये कहीं ना कहीं सोर्सेज है, भाई ये इतने आएंगे, ये वैकेंसीज आने वाली है, क्या आएंगी क्या नहीं आएंगी उस पर ये बात नहीं है, बस जो भी आने वाला है उन सब को कंसीडर करके, सबको कंसीडर करके एक फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करें, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है।
ऑफलाइन में आप डेमो अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन में आप इसका जो अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पे जो वीडियोस होंगी लाइव वीडियोस होंगी वो वहां पे आ जाएंगी। और ये लाइव बैच है बेटा, ऑनलाइन में ये लाइव बैच रहेगा, ठीक है, लाइव बैच रहेगा। आप लाइव बैच में वहां पे पढ़ सकते हो, डेमो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ वीडियोस हम ओपन फ्री कर देंगे, ओपन कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना, टाइम इतना नहीं है कि आप सोचें, बड़े आराम से टाइम है, ठीक है। चलिए, बॉयज गर्ल्स पीजी अवेलेबल है, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए होगा हम उनको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, आराम से आपको मेंशन कर देंगे, बाकी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हैं पीजी को, ठीक है। चलिए, लाइब्रेरी फैसिलिटीज सब अवेलेबल है, ठीक है, जैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे, ठीक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लड रिलेशन, सेम। और ब्लड रिलेशन में 3 टाइप्स होती हैं, बट इन्होंने पॉइंटिंग का ही पूछा हुआ है, ठीक है। अब वापस मैं सेम कर रहा हूं। निखिल सेड, आप अपने एंड से सॉल्व करिए। निखिल सेड, निखिल कह रहा है आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। अब देखिए यहाँ पे माई नहीं है तो मैं निखिल को पहले नहीं लिखूंगा, बात निखिल कर रहा है बट इस स्टेटमेंट में माई नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। मैंने लिखा, इसने लिखा है हर, तो मैंने सीता को लिखा, कह रहा है सीता हर मदर सन, इसकी मदर का जो बेटा है वो सीता का कौन होगा, भाई होगा। ओनली सन, इकलौता बेटा किसका, हर मदर सन, इसकी मदर के बेटे का इकलौता बेटा, और वो कौन है, निखिल है। ये आपका क्वेश्चन आया, आई एम द ओनली सन। आई किस लिए लगा रहा है, वो अपने लिए लगा रहा है, जो बात करता है वो आई अपने लिए लगाता है, माई अपने लिए लगाता है, तो निखिल ये आ गया। आप पूछ रहे हैं हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल, सीता क्या लगती है निखिल की, निखिल के फादर की बहन है, फादर की बहन कौन होती है, बुआ, बुआ कौन होती है इंग्लिश में, आंट, तो आपका आंसर आ गया आंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वापस ये आया आपको पॉइंटिंग का, थर्ड क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन में, इंपॉर्टेंट है। वुमेन सेड, वुमेन सेड, वुमेन बात कर रही है, माई मदर्स मदर, मेरी मदर की मदर, मैं बेटा लास्ट से पढ़ता हूं, ठीक है, ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ये इकलौता बेटा किसका, ये इकलौता बेटा मेरी इस मदर का या इस मदर का, इस मदर का, लास्ट, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया, रिलेशन आगे जा रहा है, इस मदर का, और ये मदर कौन सी थी, माई मदर्स मदर, ये थी मदर, वो जो लास्ट वाली मदर है वो ये है, इनका इकलौता बेटा, तो ये बेटी है, और ये आ गया इनका इकलौता बेटा। और फिर कह रहे हैं ही इज द ओनली सन, ये ही किसके लिए लगाया, इस ओनली सन के लिए लगाया, ये ही किस लिए लगाया, इस मैन के लिए लगाया। तो बेटा ये ओनली सन आपने ये ड्रॉ किया, ये था पर्सन ओनली सन, यही है ही, और इसी को बोला जा रहा है मैन। ये तीनों पर्सन जो है ये सेम इस सिंगल पर्सन के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, ये जो वुमन है वो क्या लगती है किसकी, इस मैन की, तो मैन के बहन की बेटी, बहन की बेटी कौन होती है, भांजी होती है, और भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग गलत है, नीस, नीस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर आए, एक आपको आया सबसे पहले नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में आपको नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में बेटा आपको एक आया है मिसिंग से और एक आया है रॉन्ग से, दो क्वेश्चन आए नंबर सीरीज के, डन। उसके बाद आया डायरेक्शन, डायरेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन आए, तीन, तीन क्वेश्चन यहीं पर लिख रहा हूं इसी साइड, तीन, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग में आया आपको कितने क्वेश्चंस आए आपको, तीन, सॉरी इसमें दो आए आपको। और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आपको सिर्फ पॉइंटिंग चैप्टर में आए हैं, ब्लड रिलेशन सिर्फ पॉइंटिंग टाइप से आए आपको तीन क्वेश्चन, टोटल कितने हुए 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 8 मिनट लगने चाहिए, और एक क्वेश्चन भी नहीं है जो गलत होने वाला है, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, आप 10 से 10। बाकी आप भी बता सकते हैं क्या लेवल है आपका, आपके अकॉर्डिंगली क्या लेवल है, आपको टफ लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है, इजी लग रहा है, जो भी लग रहा है आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं बेटा, पॉजिटिव जो भी चीज आपको बोलनी है, कुछ भी आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ, कमेंट के थ्रू मुझसे बात करिए, थोड़ा सा हमारे बीच में कन्वर्सेशन रहेगी, मुझे आपका समझाएगा आप क्या चाह रहे हैं, और ओवरऑल, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें, ताकि जिन स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो, ठीक है।
चलिए मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।